महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन और उनकी रचनाओं को उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर याद कर रहे हैं वरिष्ठ कवि और आलोचक राम निहाल गुंजन। रेणु जी पटने में रहते थे तो अक्सर वो कॉफ़ी हाउस आया करते थे। हम लोग कॉफ़ी हाउस जाते थे तो उनसे अक्सर भेंट हो जाती थी। एक बार मैं और मधुकर सिंह दोनों एक किताब निकली थी 10 कहानीकार, उसकी एक कॉपी उनको देनी थी। तो हम लोग दोनों गए तो उस समय रेणु जी बाहर निकल चुके थे। तो मधुकर जी ने प्रणाम किया, मैंने भी प्रणाम किया और कहा गया कि एक किताब आपको भेंट करनी है। वह तो वो कॉफ़ी हाउस के अंदर आ गए, अपने टेबल पर बैठ गए और वहाँ हम लोगों के लिए कॉफ़ी मंगाई उन्होंने और किताब दी गई। फिर मुझसे भी उन्होंने मेरा परिचय पूछा, मैंने अपने बारे में बताया। मुझे याद है रेणु जी नए लेखकों के प्रति बहुत ही आशान्वित रहते थे। जब भी कोई नया लेखक उनके पास जाता था तो गौर से उसकी बातें सुनते थे और उसके बारे में पूछताछ करते थे, कहाँ रहते हैं, क्या लिखते पढ़ते हैं। वो मुझे यह देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई और मैं बहुत प्रभावित हुआ एक तरह से। मधुकर जी तो प्रभावित थे ही, क्योंकि उनकी कहानियों को उन्होंने कई तरह से उसकी व्याख्या भी की थी और लिखते थे तो रेणु को याद करते हुए भी लिखते थे। हम लोग जब भी एकांत में कहानियों को बातचीत करते थे तो रेणु अक्सर चर्चा में रहते थे। मुझे स्मरण है उनसे जब मेरी भेंट हुई उसके बाद 1970 का जो शिव सम्मेलन हुआ, शिव सम्मेलन में वो आमंत्रित किए गए थे और हम लोग तमाम लेखक वहाँ जुटे थे। आरा से मधुकर जी, चंद्रभूषण तिवारी, श्री राम तिवारी वगैरह, विजेंद्र अनिल भी थे। और वहाँ रेणु जी का जब भाषण हुआ तो सब लोग गौर करके सुनने लगे। बहुत ही अच्छी बात है उन्होंने कही, लेखकों को एक तरह से सलाह दी कि उनको क्या करना चाहिए, लिखते समय अपना दायित्व स्मरण रखना चाहिए। और मुझे याद है कि उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कही जो उनके जीवन से संबंधित थी। उसके बाद उनसे मेरी भेंट नहीं हुई। 1977 में जब वो हॉस्पिटल में कोमा की स्थिति में थे तो कुमारन जी ने मुझसे और जितेंद्र राठौर से कहा कि आप लोग भेंट कराइए, देख आइए। तो हम दोनों आदमी बस पर चढ़ के गए और वहाँ देखा तो सब लोग आलोक धनवा वगैरह तमाम लोग थे बाहर। कहा कि गुंजन जी ऐसी स्थिति में तो हम लोग जा भी नहीं सकते, उनके लिए हम लोग यहाँ हैं। तो मुझे कुछ निराशा भी हुई नहीं देख पाने की। और दूसरी बात ये कि मैं जिस उद्देश्य से गया था मैं उनसे मिलूँगा, बातचीत होगी, लेकिन वो तो कोमा की स्थिति में थे, कोमा में थे। और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद वो दिवंगत हो गए 1977 में ही। वो समय था जुलाई 77 ही था।
तो मुझे स्मरण में ये दोनों प्रसंग आए। तो मैं तो सोच रहा था कि भाई रेणु जी पर कुछ लिखना चाहिए। तो जब वो 2001 में परिषद पत्रिका का अंक निकलने जा रहा था उनकी स्मृति में, तो मुझसे एक लेख मांगा गया। तो मैंने उनकी कहानियों को लक्ष्य करके एक लेख लिखा, रेणु के नए कथा पात्र। नए कथा पात्र मेरे दिमाग में था कि उन्होंने कई ऐसे पात्रों की रचना की है, कथा पात्रों की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और औपन्यासिक या कहानी के क्षेत्र में जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं उनमें वैसे पात्रों की अधिकता नहीं है, कमी है। और रेणु, संयोग से रेणु के वैसे पात्र हैं। 3-4 पात्र तो निश्चित रूप से हैं। एक तो कालीचरण है महिला आंचल का, दूसरा है गणपत आत्मसाक्षी कहानी का नायक जो है, और मृदंगिया है और मोहन है। इस ढंग से कई पात्र हैं। एक पंचलैट एक कहानी है, उसमें एक आदमी बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा था ब्राह्मण लोगों की वजह, ब्राह्मणों की तरफ से। तो उसने पंचलैट को ठीक कर दिया, जिसके चलते वो उनके सम्मान का पात्र बन गया। कहने का मतलब कि रेणु कुछ ऐसे पात्रों की गुणों की चर्चा कर रहे थे जो पात्र के गुण दुर्लभ थे या विरल किस्म के थे, और उन गुणों के चलते वो सम्मानित किए गए समाज में। मृदंगिया अपने रसप्रिया बजाने में इतना निपुण था कि उसकी मांग हर जगह हो रही थी। जहाँ भी जाते थे मृदंगिया जाता था, वहाँ पर लोग उसको बहुत ही ये करते थे, सम्मान देते थे। उसी तरह से आत्मसाक्षी का जो ये नायक है गणपत, वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। और कम्युनिस्ट पार्टी में वैसी स्थिति थी, कहीं कहीं अराजकता की स्थिति भी थी, लेकिन गणपत इतना ईमानदार और ये ऊर्जावान चरित्र है जो किसानों मजदूरों के को गोलबंद करने के लिए वो दुनिया के मजदूरों एक हो, इसको गीत के रूप में गाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभावशाली ढंग से वो इस गीत का ये करता है। दूसरी बात कि वैसे पात्र के साथ जो अपमानजनक की स्थिति पैदा की गई, उससे कम्युनिस्ट पार्टियों की विडंबना भी सामने आई। और रेणु जी में एक सिफत ये थी कि वो किसी व्यक्ति, समाज, किसी पार्टी की जो विडंबनाएं हैं उनको लक्ष्य करके वो जरूर कहानियाँ लिखते थे, या उपन्यासों में भी जो उनके पात्र आते थे उन पात्रों के माध्यम से वो व्यंग और विडंबना की सूचना देते रहते थे। जैसे महिला आंचल में वो बालदेव है, तो बालदेव गांधीवादी है और गांधी महात्मा की जय कहता है। और जब वही लक्ष्मी और ये कोठारी जो है लक्ष्मी और महंत रामदास के यहाँ जाता है तो गांधीवाद उसका खत्म हो जाता है। गांधीवाद उसका खत्म हो जाता है क्योंकि उससे उसके चरित्र में जरूर विचलन आता है। और यही कारण होता है कि कुछ गांव के ग्वाले जो हैं उसको पकड़ कर ले जाते हैं और उसके बारे में जो तरह की जो शिकायतें मिलती हैं उनको लक्ष्य करके वो उसको अपमानित करते हैं। बाद में वो माफ़ी मांगता है
और कहता है कि मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ, और इसे छोड़ दिया जाता है। दूसरी बात ये कि वो कहीं ना कहीं फिर वो लक्ष्मी के प्रति भी आकर्षित है, और अंत में कहाँ उपन्यास का अंत होता है, वहाँ लक्ष्मी को उसकी धूनी जरमाता है, उससे वो जल जाती है, और जल जाती है तो उसको बहुत हत्यारा पापी क्या क्या कहती है। बाद में वो तय करता है कि मुझे अपने गांव लौट जाना चाहिए, क्योंकि अब इसका कोई प्रभाव नहीं है हमारा समाज में। वैसे लोग ज़्यादा हो गए हैं जो अराजकता फैला रहे हैं। ये जो उपन्यास की जहाँ तक बात है, मैला आंचल एक उत्कृष्ट कोटि का उपन्यास है। मैला आंचल में जो ग्रामीण परिवेश और किसानों की जो दशा का चित्रण किया गया है, वो बिल्कुल जेन्युइन है। और ये दुखी जो वहाँ के दुखी जन जो थे, उनसे बहुत ही ये जुड़े रहते थे रेणु जी। इसलिए रेणु जी का ये था कि उनके समर्थन में या उनके हित में कुछ ऐसा लिखा जाए ताकि समाज में उनके प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट हो। ऐसी ही स्थिति में मैला आंचल की रचना उन्होंने की, और उन्होंने कहा कि मैंने वैसे ही पात्रों को रखा है जो दबे कुचले हैं, जो ऐसे हैं। और यही कारण है कि जब नलिनी लोचन शर्मा की दृष्टि उस उपन्यास में गई, तो उस उपन्यास के बारे में लिखा, ये उपन्यास बहुत ही अच्छा उपन्यास है और इसको लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। और ये उम्मीद है कि रेणु जी इसके बाद कुछ और भी अच्छे उपन्यास लिखेंगे। इस उपन्यास के बारे में अब ये और निर्मल वर्मा के भी अच्छे ये विचार थे, उन्होंने भी इस उपन्यास की तारीफ की। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भी इस उपन्यास की तारीफ की और लिखा कि ऐसा उपन्यास नहीं लिखा गया था। विजय मोहन सिंह जो समीक्षक थे, उन्होंने लिखा कि आधा गांव जो राही मासूम राजा का उपन्यास है, वह भी एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, लेकिन गोदान के बाद जब भी चर्चा होगी वो मैला आंचल की होगी, उसके बाद ही आधा गांव की चर्चा होगी। इस तरह से इसकी चर्चा करते हुए अब जैसे राजेंद्र यादव ने उन पर कमेंट किया कि ये फणीश्वर रेणु का जो मैला आंचल है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना होना चाहिए। जिसकी लोग तारीफ कर रहे हैं उतनी तारीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि अब ये और निर्मल वर्मा जैसे लेखक उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो उनको लगा कि जरूर इस उपन्यास में महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें हैं। उन्होंने देखा कि यशपाल, जैनेंद्र और अज्ञे जैसे लेखक भी जिन चीज़ों को छोड़ चुके थे अपने उपन्यास रचना के दौर में, उनको इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया अपने उपन्यास में। इसलिए राजेंद्र यादव को लगने लगा कि सचमुच ये उपन्यास महत्वपूर्ण है, और इसके बारे में उन्होंने बाद में चल कर और भी कुछ लिखा। मेरा कहना ये है कि फणीश्वरनाथ रेणु अपने समय के एक महत्वपूर्ण कथाकार और ये थे। हालांकि उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी अपने समय में, और वो कविताएं उन्होंने विद्यार्थी जीवन में भी लिखना शुरू किया था। जब वो बहुत छोटी उम्र के थे, 5-7 वर्ष की अवस्था हो रही होगी उनकी, उस समय उन्होंने एक परीक्षा शीर्षक से एक कविता लिखी थी, और जिसकी उसी स्कूल में जिसमें वो पढ़ते थे उसमें काफ़ी तारीफ की गई। बाद में जब BHU पढ़ने लगे बनारस, उस समय उन्होंने उनमें वो काफ़ी उन्होंने ये अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आक्रोश था उनके मन में,
उसको लेकर एक आवाम शीर्षक कविता, लंबी कविता उन्होंने लिखी और जिसकी काफ़ी चर्चा भी हुई उन दिनों। तो इस तरह से वो उनमें चेतना तो थी ही, क्रांतिकारी चेतना के व्यक्ति थे उन दिनों, और वो बाद में भी उनकी वो इस चेतना कायम रही, क्योंकि 1949-50 में जब वो एक पत्रिका नई दिशा पूर्णिया से निकाल रहे थे रेणु जी, उस समय नेपाल की जो स्थिति थी उससे बहुत प्रभावित हुए थे और कहा उन्होंने कि भाई नेपाल में भी जन आंदोलन होना चाहिए। उन्होंने एक लेख लिखा और वो लेख का शीर्षक था नेपाल और भारत का जन आंदोलन। इस शीर्षक से 1949 में वो नई दिशा का जो अंक आया वो 42 के शहीदों की स्मृति में वो अंक आया था, विशेषांक था। और उस लेख को मैंने पढ़ा तो लगा कि सचमुच वो प्रोफेसर रेणु बहुत अच्छे चिंतक भी थे, क्योंकि उन्होंने जन आंदोलनों की जो दिशा थी उस दिशा पर उन्होंने प्रकाश डाला, वो कैसी दिशा होनी चाहिए, कैसे जन आंदोलन होना चाहिए। और उन्होंने ये भी दिखाया, उसमें लेख में दिखाया है कि नेपाल के लोग बढ़ चढ़ के भारतीय जो आंदोलन था उसमें हिस्सा लिया था। इसलिए भारतीयों का भी कर्तव्य है कि नेपाल में जो क्रांति होने जा रही है, जो आंदोलन हो रहा है, उसमें शरीक होना चाहिए। और खुद अपने आप को उन्होंने नेपाली क्रांति में शरीक कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि एक लेखक तो ये नहीं कर पाएगा, लेकिन जो जनता से जुड़े हुए लोग हैं वो निश्चित रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ते हैं। नेपाल में वो जुड़े और नेपाल में उन्होंने अपनी भूमिका जो थी अदा की उन्होंने। दूसरी बात ये थी कि नेपाली क्रांति को लेकर उन्होंने एक रचना भी लिखी, नेपाली क्रांति कथा, जो उनके मृत्यु के बाद ही वो प्रकाशित हुई। उन्होंने कहानी संग्रह भी जो लिखे हैं, कहानी संग्रह भी उनके जो हैं, ठुमरी वगैरह, आदिम राग, ये सब 2-3 संग्रह आए उनके जीवन काल में। और उसके बाद जो अगिनखोर भी आ गया था उनके जीवन काल में। उसके बाद में 88-82 के बाद जो संग्रह है उनके दिवंगत होने के बाद ही वो संग्रह है। और उनकी कविताओं का संग्रह भी एक आया है, कवि रेणु कहे, इस शीर्षक से। और उसमें उन्होंने कविताएं जो लिखी हैं, मुझे लगता है कि वैसी कविताएं कम लिखी गई हैं, क्योंकि उन कविताओं के जरिए उन्होंने देश के उन गद्दारों को भी ये किया है, लानत मलामत उनकी की है, और कांग्रेसी जो थे उन पर खास करके प्रहार किया है। और ऐसे भी लोग थे जिनको लगा कि वो रेणु जी उनके बारे में क्या सोचते हैं, तो रेणु जी ने उनको लक्ष्य करके जो लिखा उन कविताओं में वो देखा जा सकता है। मैं उन कविताओं को याद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी पंक्तियाँ कुछ ऐसी हैं और जो याद करने योग्य हैं। जैसे उन्होंने कहा, श्रम बल और दिमाग खपावे तुम भोगो हम भिक्षा पावे, डोल रही है नींव तुम्हारी वर्ग हमारा जाग चुका अब, कांग्रेस की करो चाकरी योग्य सदस्य बनाओ, परम पूज्य का ले परवाना खुलकर मौज उड़ाओ, जोगी सी सरल। अरे देशवा के सब धान विदेशवा में जाए रहे, मांगी पड़त हर साल कृषक अकुलाए रहे। ये मैला आंचल में कविता है। ये अब भी मन में बसा हुआ है इन गाँवों का प्यार। ये कवि के रूप में इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो उस दौर की रचनाएं हैं जो कि देश आज़ाद नहीं हुआ था, और उस दौर में कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति थी वो
उसकी आलोचना करना उन्होंने जरूरी समझा था। इसके बाद रेणु जी पर जो काम होना चाहिए वो काम अभी उतना नहीं हो सका है। मुझे लगता है कि रेणु जी ने जो जो रिपोर्टाज भी उन्होंने लिखे थे, बहुत अच्छे रिपोर्टाज लिखे हैं, जो उनके दिवंगत होने के बाद प्रकाशित हुए। ऋण धन जल धन 78 में छपा, नेपाली क्रांति कथा भी 78 में छपी, वन तुलसी की गंध 84 में, सूट असूट पूर्व 84 में, और एकांकी के दृश्य एक नाटक भी है जो 86 में प्रकाशित हुआ, आत्म परिचय 88 में, समय की शिला पर 91 में, और एक नाटक उन्होंने लिखा उत्तर नेहरू चरितम, नेहरू के उत्तर कालीन जो चरित्र है उसको लेकर के। इस तरह से रेणु का साहित्य जो है हमारे बीच अभी वो नहीं है, फिर भी उनका साहित्य जो है वो जन जागरण करने के लिए पर्याप्त है। उसमें एक ऐसा आधार भी है जिसको गांव की जनता का जो चित्रण है उनके उपन्यासों में, उनकी कहानियों में, उसको लेकर के अभी जो उन पर जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें उसका उस तरह से मूल्यांकन होना चाहिए ताकि रेणु को महत्व की दृष्टि से बाद में भी देखा जाए। और मुझे लगता है कि रेणु अपनी रचनाओं के बल पर आने वाले सदियों सदियों तक जिंदा रहेंगे। समाजशास्त्रीय दृष्टि से क्या लगता है रेणु की रचनाओं के बारे में आपके विचार? समाजशास्त्रीय दृष्टि से मुझे लगता है कि रेणु ने जो काम किया वो समाजशास्त्रीय दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने गांव की जो संरचना है या गांव की जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियां हैं उनको लेकर के उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। हालांकि उसके पहले कुछ नागार्जुन ने भी अपने उपन्यास लिखे थे, रतिनाथ की चाची, बलचरमा वगैरह, तो उसमें भी उन्होंने काम किया था। मुझे लगता है कि रेणु ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे तो देहाती दुनिया पढ़ने का मौका मिला था और मैंने देखा कि पूरन साहब ने जो काम किया वो अपढ़ लोगों के लिए उपन्यास लिखा, तो उनका भूमिका में उन्होंने उल्लेख भी किया और ये उद्देश्य रेणु जी का भी था। उन्होंने अपने देश की जो ग्रामीण जनता है, अपढ़ जनता है, निरक्षर जनता है, उनके हित में भी लिखा और उनके की चेतना को विकसित करने के लिए काम किया। और समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो इसका बहुत ही अच्छा ये प्रभाव पड़ता है किसी रचना का, अगर वो समाज को ध्यान में रखते हुए अगर वो रचना लिखी जाती है या उपन्यास या कहानी या जो भी उसकी रचना की जाती है उसका महत्व बढ़ जाता है। इसलिए कि जब भी कोई इतिहास लिखा जाता है तो वैसी जो कालजयी रचनाएं हैं उनको ध्यान में रखा जाता है और इतिहास रचना का आधार वो सामग्री भी बनती है। और मुझे लगता है कि रेणु ने इस विषय से भी बहुत काम किया, महत्वपूर्ण काम किया। उनके अन्य उपन्यासों के बारे में कुछ बताइए। उनकी परिकथा जो है वो भी आंचलिक उपन्यास ही है, हालांकि वो उसकी चर्चा उतनी नहीं हुई जितना मैलांचल की हुई, फिर भी परिकथा भी एक अच्छा उपन्यास है और अपने अंचल को जैसे वहाँ की जो स्थितियाँ हैं, आर्थिक सामाजिक स्थितियाँ, उसको लक्ष्य करके उसमें रेणु ने ये दिखाने का प्रयत्न किया है कि ग्रामीण जनता के भीतर भी वैसी स्थिति आ रही है जो मैंने आने वाले समय में वो प्रगतिशील दृष्टि से अगर देखा जाए तो आने वाले समय में भी जनता जागृत होकर के अपना वो बदलाव कर सकती है। तो रेणु की आंचलिकता को कैसे देखते हैं? मैंने कई लोग आंचलिकता को बहुत सीमित करते हैं
और इससे एक तरह से सीमित करने की भी कोशिश तो कहीं रही है। हाँ, लेकिन मुझे याद है कि ये आंचलिकता जो है वो उसे वो वहीं तक सीमित नहीं रहती, वो उसके बाद भी आंचलिकता का प्रभाव देखा जाता है, वो उसके बाद ही। क्योंकि जब कोई रचनाकार विश्व दृष्टि और सामाजिक दृष्टि को ध्यान में रख काम करता है अपनी रचनाओं पर, तो उसका व्यापक दृष्टिकोण के चलते वो उसकी सीमा का विस्तार होने लगता है, वहीं तक वो सीमित नहीं रहता। क्योंकि रेणु जी और बेनीपुरी जी दोनों को मैंने उनके शिल्प और शैली को बहुत ज़्यादा महत्व देकर उनके विचारों को थोड़ा उस पर अपेक्षाकृत मतलब पर्दा डालने की कोशिश नहीं की गई। हाँ, बेनीपुरी जो थे उन्होंने तो आंचलिक उपन्यास नहीं लिखा, फिर भी शिल्प और शैली के लिहाज से तो शैली के लिहाज से उन्होंने जो उपन्यास उनके हैं वो महत्वपूर्ण हैं। और रेणु तो उनको महत्व देते ही थे। दिनकर ने अपना गुरु माना था रामवृक्ष बेनीपुरी को, और कहीं ना कहीं वो दिनकर से भी इनका जुड़ाव था रेणु जी का, तो इस दृष्टि से ये बहुत प्रेरित थे रामवृक्ष बेनीपुरी से। लेकिन वो जहाँ तक याद है मुझे, वो जब भी मैंने रेणु जी दिनकर के प्रसंग में बातचीत करते थे या दिनकर जी रामवृक्ष बेनीपुरी के प्रसंग में बातचीत करते थे, तो वैसी रचनाओं पर ज़्यादा बल देते थे जो रचनाएं आज भी वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान में रख करके लिखी गई थी। और इसलिए रेणु का जो साहित्य है वो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ताकि रेणु भी कहीं ना कहीं वो समाजवादी जो चिंतन उनका था उससे जुड़े हुए थे, और उसको लेकर के वो काफ़ी काम भी कर रहे थे अपने जीवन में। वो जगह जगह लोगों से मिलते थे, अपने गांव की जनता को जागृत करने में उनका महत्वपूर्ण भूमिका रही रेणु की। क्योंकि जहाँ भी वो जाते थे, जहाँ भी बुलाए जाते थे वो जाते थे, कॉलेज में या जहाँ भी शिक्षकों से भी बातचीत करते थे, विद्यार्थियों से भी बातचीत करते थे, और किसानों के बीच भी जाते थे। इसलिए यही कारण है कि रेणु अपने यहाँ बहुत लोकप्रिय हुए। जब उनकी कहानी जो बनी, तीसरी कसम पर फिल्म बनी, तो उसको लेकर भी काफ़ी ये हुए, चर्चित हुए, क्योंकि उस तरह की कहानी पर फिल्में पहले नहीं बनी थी। मारे गए गुलफाम, हाँ, मारे गए गुलफाम। बासु चटर्जी थे, बासु चटर्जी उनके यहाँ उनके घर पर आते थे और हफ्तों रह जाते थे। हालांकि इन्होंने लिखा है, शैलेंद्र की फिल्म थी ना, शैलेंद्र ने बनाई थी ना, शैलेंद्र ने फिल्म बनाई थी, इसलिए शैलेंद्र पर बहुत बड़ा कर्ज भी हो गया था, और कर्ज अदा नहीं किए, उसी में उनकी मौत भी हो गई, और ये फिल्म रिलीज होने के पहले उनकी दिवंगत हो गए। तो जन्म शताब्दी पर यह बताइए कि आज के जो रचनाकार हैं रेणु जी से क्या लेना चाहिए, क्या सीख लेनी चाहिए? रेणु जी से सबक लेना चाहिए। रेणु जी ने एक ये सामाजिक राजनीतिक दायित्व के तहत अपना रचना कार्य किया, और ऐसे ही नहीं, जब वो आप देखिए कि वो नेपाली क्रांति में शरीक हुए और भारतीय आज़ादी की जो स्थिति थी उसमें भी शरीक थे वो, और इसलिए वो जेल यातना भी सही उन्होंने। इसलिए मैं देखता हूँ कि महिला आंचल में जो उन्होंने इसका जो है कालीचरण वो प्रतिनिधि चरित्र बनाया है, तो वो ठीक लगता है कि रेणु जी से जेल यातना सर है, वो भी सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, और चरित्र कर्मकार जो है वो नक्षत्र मालाकार है, वही उस भूमिका में है। तो उन्होंने, रेणु ने ये काम जरूर किया है कि रेणु जितने पात्र उनके हैं वो सब वो उनके आत्मीय संबंधों से जुड़े हुए हैं, माने आत्मीय थे जिनसे वो जुड़ाव, कहीं ना कहीं जुड़ाव था। जैसे कोई गांव का पात्र भी है वह भी जुड़ा हुआ है, और उसको उन्होंने उसमें उपन्यास में स्थान दिया है। इसलिए लगता नहीं है
कि रेणु कहीं माने ऐसे माने पात्रों को रख रहे हैं जो पात्र अजनबी हैं, जिनसे कोई सरोकार नहीं है और समाज का ऐसा नहीं था। और रेणु इस माने में बहुत इज्जत है।